दोस्तों, मैं राम भवन आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना को 3 आधारों में बांटकर अध्ययन किया था और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में उत्तरी हिमालय, शिवालिक हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी, पूरब में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले गंडक नदी तथा पश्चिम में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी यमुना नदी थी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लेकर के अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा रेखा बनाती थी। आज का लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। दोस्तों, भारत में जलवायु का सबसे सटीक विवरण अल मसूदी के द्वारा दिए गए पुस्तकों में दिए गए से मिलता है। अल मसूदी ने जलवायु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। हम उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आने के कारण उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में विविधता वर्षा, मृदा एवं भूभागों की विविधता के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। प्रदेश में वर्ष भर में 3 प्रकार के ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला ऋतु ग्रीष्म ऋतु, जो आप लोग जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ जो होता है वो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक होता है। यहाँ लिखते हैं ऋतुएं। उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं वो 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। पहला जो ऋतु है उसको हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा जो है उसको वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं और तीसरा जो है उसे शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है, शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ करीब मध्य मार्च से स्टार्ट होता है। मध्य मार्च से लेकर के ये मध्य जून तक ये 3 माह जो होता है वो आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ वो आपका जून से ही स्टार्ट हो जाता है। जून से लेकर के ये सितंबर तक ये होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में जो जलवायु का आगमन होता है वो 1 जून से ही प्रारंभ हो जाता है। 1 जून को सर्वप्रथम केरल के तट पर मानसून का आगमन होता है और उत्तर प्रदेश तक मानसून आते आते करीब 15 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाता है। शीत ऋतु का प्रारंभ जो होता है वो फरवरी से लेकर के ये आपका मध्य मार्च अक्टूबर से, शीत ऋतु का प्रारंभ अक्टूबर से होता है। अक्टूबर माह से लेकर के फरवरी माह तक ये होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इन ऋतुओं से जो परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उसको थोड़ा नोट करेंगे।
उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म एरिया जो होता है वो बुंदेलखंड का, यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा होता है जिसे हम बुंदेलखंड का हिस्सा के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड के भाग के नाम से जानते हैं, यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यानी अगर हम लिखें तो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र वो आपका बुंदेलखंड होता है, बुंदेलखंड होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आप उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म जिले में आप झांसी और आगरा, झांसी और आगरा का नाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में जो पछुआ पवनें चलते हैं, पछुआ हवा चलती है, जो शुष्क एवं गर्म हवा होती है, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म काल में चलने वाली, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म काल में चलने वाली तीव्र पछुआ पवन जो कि गर्म एवं शुष्क हवा होती है, कैसी हवा होती है? गर्म एवं शुष्क हवा होती है, गर्म एवं शुष्क हवा होती है, उसे उत्तर प्रदेश में लू के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो गर्म एवं शुष्क हवा चलती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लू के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं वर्षा। दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश में वर्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा दो प्रकार के मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में करीब 85% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है एवं 15% जो वर्षा होता है, 15 या 17% करीब वर्षा वो आपके भूमध्य सागरीय चक्रवाती मानसूनों के द्वारा होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की अगर मानसून की बात करें तो भारत में मानसून का आगमन 1 जून को केरल राज्य में आ जाता है। यह जो मानसून होता है इसका आगमन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जो आर्द्र एवं नमी हवा आती है वो चलती है और पश्चिम की तरफ आते समय अफ्रीका में एक मेडागास्कर पर्वत है, अफ्रीका में मेडागास्कर पर्वत है, वहाँ मिस्करनी के तट से टकराने के बाद फेरल के नियम के अनुसार वो जो मानसूनी होती है, वो जो नमी एवं जो मानसून होता है वह फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण और पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है। जैसे वो भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचता है, वह जो मानसून होता है उसकी 2 शाखाएं, एक शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक शाखा अरब सागर की तरफ मुड़ जाती है। दोस्तों भारत में जो वर्षा होता है, भारत में जो वर्षा होता है वो 2 प्रकार के मानसून से होता है। दोस्तों थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों भारत में वर्षा, उत्तर प्रदेश में वर्षा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा 2 प्रकार की मानसून से होती है, 2 प्रकार की मानसून से होती है, मानसून से होती है। पहला जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और नंबर 2 है जिसे भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय चक्रवाती, भूमध्य सागरीय चक्रवाती मानसून। इससे करीब 17% वर्षा भूमध्य सागरीय से होता है और करीब 83% वर्षा ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून को इसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जानते हैं, और भूमध्य सागरीय चक्रवाती मानसून को इसे हम शीतकालीन वर्षा या शीतकालीन मानसून के नाम से भी जानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 83% वर्षा तो जुलाई और अगस्त के महीने में, खास करके जो वर्षा का प्रारंभ होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर हम सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। लेकिन ये जो जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा होता है वो केवल उत्तर प्रदेश के कुल वर्षा का 83% ही होता है। और जो भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा है, यह जो नंबर 2 वाला है, ये वर्षा जो होती है ये आपका शीतकालीन वर्षा होता है। यह वर्षा अक्टूबर के महीने में होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। आप जैसा कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गोरखपुर लिखा है और ये आपका उत्तर प्रदेश का ये जो तराई वाला क्षेत्र है, ये आपका तराई का एरिया है और ये पूर्वी एरिया है। तराई और पूर्वी के एरिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ का जो वर्षा का जो औसत तापमान है वो करीब 120 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा का तापमान 120 सेंटीमीटर है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो आपका गोरखपुर है, जो कि यहाँ का जो वार्षिक वर्षा होता है 184 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा जो मिलता है वो आपका सबसे कम वर्षा मथुरा वाला जिला है, जहाँ पर केवल 54 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। दोस्तों, अब हम कुछ जो है इसके बाद अब हम दोस्तों चलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसा कि ये आपका मध्य वर्षा क्षेत्र है और ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कभी कभी प्रश्न अगर आता है कि उत्तर प्रदेश के पठारी भागों में किस प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश का ये जो पठारी भाग है यहाँ पर वर्षा अरब सागर की शाखा से उत्तर प्रदेश के पठारी वाले हिस्सों में वर्षा होती है। जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का चाहे पूर्वी वाला क्षेत्र हो या पश्चिमी के अधिकांश क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। अक्टूबर के माह में ध्यान देना, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, अक्टूबर के महीने में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवाती मानसून से वर्षा होती है। दोस्तों, अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अच्छा अभी एक और टॉपिक बचा है, यह है शीत ऋतु। जैसा कि जानते हैं आप लोग, शीत ऋतु का प्रारंभ जो होता है वो आपके अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वो आपके तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो आपका बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अगर सबसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा मंथ, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ठंड किस माह में होता है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक ठंडी या सबसे अधिक शीत, सबसे ज़्यादा ठंडी किस महीने में होती है, तो आप सीधा आंसर बताएंगे जनवरी। ये वाला प्रश्न यूपी टेट, यूपी पीसीएस में भी 2 बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस मंथ में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, तो आप बताएंगे जनवरी के माह में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम मृदा के बारे में जानते हैं
मृदा। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी या पृथ्वी के ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम मृदा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, जो यहाँ पे जो मैदान पाए जाते हैं, वो आपका ये जो गंगा और यमुना का जो ये मैदान है, ये जो गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है, यहाँ पर आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। दोस्तों, कुछ फैक्ट है जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा जलोढ़ और दोमट प्रकार की मिट्टी। जलोढ़ और दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर प्रश्न बनता है कि किन भागों में दोमट मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, ये जो आपका जो मध्य एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो गंगा और यमुना का दोआब है या गंगा और रामगंगा नदी का जो आब है, यहाँ पर दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर कुछ अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, और जहाँ पर कम वर्षा होता है, जैसे कुछ पश्चिमी एरिया में भी कम वर्षा होता है, और कुछ पठारी भाग यानी दक्षिणी और कुछ भाग पश्चिमी और कुछ भाग दक्षिणी में यहाँ पर भी कम वर्षा होता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर क्षारीय मृदा पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि अगर हम क्षारीय मृदा को शुद्ध करना है, क्षारीय मृदा को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, किस चीज़ का मिश्रण किया जाता है? तो जब भी आवे तो क्षारीय मृदा को शुद्ध करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिप्सम का प्रयोग जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो जिप्सम का प्रयोग करके उस मिट्टी को शुद्ध किया जाता है, सुधार किया जाता है। और यदि मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो चूना का प्रयोग करके उस मिट्टी को फिर से पूर्णतया उर्वरक बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही थोड़ा सा अगर हम और जानें तो मृदा का जो सबसे अधिक जो पीएच मान होता है, जो पौधों के वृद्धि के लिए जो मृदा का पीएच मान होना चाहिए, वो करीब 6 से लेकर के 7.5 के बीच अगर मृदा का पीएच मान होता है तो वो सबसे शुद्ध माना जाता है। यदि मृदा का पीएच मान 7.5 यानी 7.5 से अधिक हो जाता है तो वह मृदा क्षारीय हो जाता है, और यदि किसी मृदा का पीएच मान 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है तो वह मृदा अम्लीय हो जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा और हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन बस 2 मिनट सिर्फ और लेंगे आपका। दोस्तों, मृदा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ उत्तर की तरफ से सबसे ज़्यादा तराई एरिया है, और अपर्दन होता है, अपर्दन किसे कहते हैं? जहाँ की मृदा किसी भी जलीय या वायु के निक्षेपण से अगर वहाँ की मृदा अन्यंत्र स्थान पर चली जाती है तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। अपर्दन चाहे वो जलीय अपर्दन हो, जल के द्वारा हो, या फिर वायु के द्वारा अपर्दन हो, जिसे हम जलीय अपर्दन या वायु अपर्दन के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन तो तराई एरिया में होता है, जहाँ पर तराई एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जलीय अपर्दन होता है। और जो वायु अपर्दन होता है, सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला हिस्सा मथुरा और आगरा, यहाँ पर ये मथुरा है, और इसी के नीचे यहाँ पर आगरा है। आगरा, दोस्तों, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा में सबसे ज़्यादा जो वायु के द्वारा अपर्दन होता है वो किन राज्यों में होता है? 2 राज्यों में, एक होता मथुरा और एक होता आगरा। यहाँ पर वायु अपर्दन सबसे अधिक होता है।
और जलीय अपर्दन आपका तराई एरिया में होता है। इसी प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा और आपको बता दें, यहीं पर आप लोग जानते हैं कि बेतवा चंबल नदी है, जो चंबल नदी यहाँ मालवा का पठार है, मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है और वह चंबल नदी निकलने के बाद, क्योंकि पठारी भाग का जो ढलान होता है उत्तर की तरफ है, चंबल नदी यहाँ से निकलने के बाद वो आपका औरैया इटावा और इटावा से होता हुआ औरैया में यमुना नदी से मिल जाती है। इसीलिए चंबल नदी आप लोग जानते हैं कि ये जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, चंबल नदी के क्षेत्र में सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण होता है। तो एक प्रश्न ये पूछा गया है कि सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किस जिले में होता है। ध्यान देना, सबसे अधिक बीहड़ का निर्माण किस जिले में होता है, तो बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी की घाटियों में होता है, जिसमें से सबसे पहला स्थान आपका इटावा आएगा, फिर आएगा आपका आगरा आएगा, इटावा, आगरा और आगरा जालौन आएगा, इटावा, जालौन और हमीरपुर। तो इन तीनों स्थानों में सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण आगरा, इटावा और जालौन, आगरा, इटावा और जालौन। एक मिनट दोस्तों, इसको सही कर लेते हैं। इटावा, आगरा और जालौन में बीहड़ों का निर्माण होता है। दोस्तों एक बात और थोड़ा सा बता दें आपको, ये जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी खास करके आप लोग देख पा रहे होंगे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, इन स्थानों पे काली मिट्टी। और ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, बस यहीं पर हमें समाप्त करना है। दोस्तों आप वीडियो को देखिए, जो कमी हो उसको बताइए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में करिए। आपके मोटिवेशन से हमारा वीडियो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।